वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। पहले हम बोलेंगे नॉन मेटल किसको कहते हैं और उसके बाद हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल जो है ये वो एलिमेंट है विच आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, बल्कि ये क्या होते हैं, दे आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स क्या को, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ये क्या होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ नॉन मेटल्स को हम पतले शीट्स में नहीं बना सकते हैं। अगर हम नॉन मेटल को हैमर से मारेंगे तो उसको पतला शीट नहीं होगा, बल्कि नॉन मेटल क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पीसेस में। सो ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से नॉन मेटल्स जो है ब्रेक होते हैं ऑन हैमरिंग, इसको हम कहते हैं ब्रिटलनेस। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल्स ब्रेक ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। और दूसरा जो है बेटा, नॉन मेटल्स जो है डक्टाइल नहीं होते हैं, यानी नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल्स जो है ब्रिटल होते हैं। सो क्या कहा मैंने, पहला कैरेक्टर नॉन मेटल्स जो है नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। इसी तरीके से हमने कहा नॉन मेटल्स जो है डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट मीन्स हमारे पास नॉन मेटल्स जो है अलाउ नहीं करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में। जैसे सल्फर हमारे पास नॉन मेटल है, वो कंडक्ट नहीं करता है हीट या इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से अगर हम पीस ऑफ कोल रखेंगे, पीस ऑफ कोल जो है मेनली कार्बन है, वो भी कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से लेकिन हमारे पास जो है कुछ एक्सेप्शंस हैं। डायमंड जो है नॉन मेटल है विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या ग्राफाइट जो है नॉन मेटल है विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इस तरीके से हमने क्या कहा, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये कंडक्ट नहीं करते हैं हीट या इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है, डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और ग्राफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बीइंग ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफाइट जो है यूज हो जाता है किसमें, मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं, नॉन मेटल्स जो हैं आर नॉट लस्टोरियस और शाइनी, यानी नॉन मेटल्स जो हैं इनके अंदर कोई चमक नहीं होती है। इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, इनकी अपीयरेंस डल होती है। सल्फर और फास्फोरस जो है ये सॉलिड नॉन मेटल्स हैं, ये लेकिन चमकते नहीं हैं, इनकी अपीयरेंस डल है। इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन है। आयोडीन जो है ये नॉन मेटल है जिसका लस्टर यानी चमक होती है। सो आयोडीन हैज़ ए शाइनिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ मेटल्स, लेकिन है क्या ये असल में, ये नॉन मेटल्स हैं। तो इसी तरीके से नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसका मतलब ये हुआ नॉन मेटल्स जो है कैनॉट होल्ड लार्ज वेट्स। अगर हम नॉन मेटल पे कोई वजन रखेंगे वो टूट जाएगा, वो आराम से ब्रेक हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। लेकिन ग्राफाइट इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो जब भी हम अगर देखेंगे बेटा, अगर आप पेंसिल से कुछ लिखते हो, अगर आप उस पेंसिल को थोड़ा बहुत वजन डालते हो लिखने के टाइम में, उसकी लेड जो है ब्रेक हो जाती है। इसी तरीके से नॉन मेटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। इस मीन्स इसका मतलब ये हुआ सॉलिड मेटल्स जो है वो रिंगिंग साउंड नहीं करते हैं जब उनको स्ट्राइक करते हैं। अगर हम पीस ऑफ कार्बन, चारकोल हमने ऊपर से नीचे छोड़ा या सल्फर नीचे छोड़ा, वो शोर नहीं करेगा जैसे आवाज़ आई किस में, बर्तन गिरने में या बाकी चीज़ें गिरने में, कोई भी स्टील या आयरन पीस गिरने में। नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स हार्ड भी नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स जो है, मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट।
ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसका मतलब सॉलिड नॉन मेटल्स जो है आराम से हम कट कर सकते हैं, जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, ये आराम से हम कट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक नॉन मेटल है जिसको हम डायमंड कहते हैं। डायमंड इज़ वेरी हार्ड, और डायमंड इन फैक्ट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस। डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस हमारे पास है। सो क्या कहा मैंने, मेटल्स जो है, मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स हमने कल डिस्कस किया था, आज हम कह रहे हैं नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर नीदर malleable nor ductile, they are brittle, they do not conduct heat and electricity. Non metals are not lustrous or shiny, they are dull in appearance. Solid metals are usually neither hard nor strong, they can be cut easily. Non metals हमें कैसे हो सकते हैं, non metals can be solids, non-metals can be liquids or gases at room temperature. बात आई समझ में। सो इसी के साथ जो है बेटा हम अब मेटलॉइड्स कहेंगे, यानी या इससे पहले, मेटलॉइड से पहले हम ये भी कहेंगे नॉन मेटल्स जो है उनका नॉर्मली क्या ये होता है, उनको लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और उनको लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी नॉन मेटल्स में हमें ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम इनको बॉयल करने के लिए रखेंगे तो इसमें हमारे पास ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़रूरत नहीं है। जैसे आयरन है, आयरन को 1575 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत है, तभी हम उसको बॉयल कर सकते हैं, यानी मेल्ट हो सकता है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज़, और जैसे मैंने अभी कहा नॉन मेटल्स हमारे पास सोनोरस नहीं है। सो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने रखी है किसकी, नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में हमारे पास आता है कार्बन, नॉन मेटल्स में हमारे पास आता है सल्फर, नॉन मेटल्स में हमारे पास आता है फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन। ये सारे हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं, नॉन मेटल्स की। अब हम और एक देखेंगे जिनको हम क्या कहते हैं, मेटालॉइड्स। लेकिन फ़िलहाल हमें कहना है टोटल जो हमारे पास 92 नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स थे। 92 नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स में, जैसे मैंने कहा था कल, कुछ किताबें 98 लिख रही है, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक हमारे पास 92 नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स है। उनमें से 22 है नॉन मेटल्स, और इन 22 नॉन मेटल्स में 10 सॉलिड्स है, एक मेटल जो है ब्रोमीन वो लिक्विड है, बाकी रिमेनिंग जो सारे हैं वो क्या है, गैसेस है। सो अब क्या कहेंगे हम, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या हुआ, देयर आर सम एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। यानी यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की दिखाती है और कुछ प्रॉपर्टीज किन के दिखाते हैं, नॉन मेटल्स की। और वो एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स whose properties are intermediate between those of metals and non metals, यानी वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे होती है, बीच में, यानी इंटरमीडिएट, किन के दरमियान, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान, और उनको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। जैसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल, लेकिन मेटलॉइड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए स्मॉल एक्सटेंट। सो इसीलिए मेटलॉइड्स आर सेमीकंडक्टर्स, मेटलॉइड्स आर सेमीकंडक्टर्स। क्या हुआ मेटलॉइड्स, these हमारे पास the elements whose properties are intermediate between those of metals and non metals। और हमारे पास मेटलॉइड्स की एग्जांपल्स में हमारे पास आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड टेल्यूरियम। बेटा समझ आई बात। सो क्या कहा हमने, मेटलॉइड्स किन को कहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट में होती है, यानी बीच में होती है, किन के दरमियान, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। ठीक है, और ये जो थे ये हमने अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, किन की, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की, और जिनकी प्रॉपर्टीज बीच में है उनको हमने क्या कहा, मेटलॉइड्स। अब जो हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल
मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी। सबसे पहले जो है बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, कुछ यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सबसे पहले रिएक्शन जो है मेटल्स की किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन के साथ। जब मेटल्स रिएक्ट होते हैं ना ऑक्सीजन के साथ, वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। आप इधर स्लाइड की ओर देखो, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। सो इसका मतलब है जब हम जलाएंगे यानी ऑन बर्निंग, जब मेटल रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, ये बेसिक ऑक्साइड बनाता है। और बेसिक मेटल ऑक्साइड जो है रेड लिटमस से क्या बन जाता है, ब्लू हो जाता है। सो इसी के साथ मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक इन नेचर है। लिटमस पेपर वो होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए कि ये एसिड है कि ये बेस है और क्या रिएक्शंस होंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे एयर में, और जब ये कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है बेटा, बेसिक ऑक्साइड है। जैसे मैंने कल के क्लास में कहा कि तमाम एलिमेंट्स की सिंबल है, यहाँ पर हम मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg और ऑक्सीजन को लिखते हैं O2। ये दोनों आपस में जब रिएक्ट होते हैं तो यहाँ पर क्या देते हैं, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिस्ट्री में हमारे पास जब भी दो चीज़ें रिएक्ट हो जाते हैं उनका प्रोडक्ट दिखाने के लिए हम एरो साइन लगाते हैं, और जो दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट होंगे उन दो को बीच में हम क्या करते हैं, प्लस साइन लगाते हैं। फिर जब हम अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हमने क्या दिखाया, MgO, उसको डिसॉल्व किया है किस में, पानी में, तो यहाँ पर क्या बना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। इसका मतलब है इट इज बेस एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ए बेसिक ऑक्साइड। इसी तरीके से बेटा मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा अब कैसे हमारे पास रस्टिंग हो जाती है। अगर हमने कहीं पे भी मानो कोई भी लोहे का टुकड़ा या कोई भी मेटेलिक सबस्टेंस बाहर रखी और कुछ टाइम होने के बाद उसको ब्राउन फ्लैंकी सबस्टेंस आ जाती है जिसको हम रस्ट कहते हैं। और वो रस्ट क्या है, रस्टिंग के टाइम आयरन मेटल जो है कंबाइन हो जाता है स्लोली किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जो हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसी में मॉइस्चर भी हमारे पास होता है, और वो बनाता है एक कंपाउंड जिसको हम क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड। और वो आयरन ऑक्साइड जो है उसी को हम रस्ट कहते हैं। क्या कहा मैंने कहा यहाँ पर बेटा जब भी आयरन मेटल कंबाइन होता है स्लोली किसके साथ, ऑक्सीजन ऑफ एयर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी मॉइस्चर, और ये वहाँ पे क्या बनाता है, एक कंपाउंड जिसको हम क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड। और यही आयरन ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं बेटा, रस्ट। सो इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स Fe हम किसको कहते हैं, आयरन को, उसको हमने O2 के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर यानी वाटर के साथ मिलाया तो वहाँ से हमें क्या बना, आयरन, यानी हमारे पास आयरन ऑक्साइड बना Fe2O3। सिमिलरली हम दिखाएंगे कॉपर में, जब हम कॉपर को एक्सपोज करेंगे टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी बहुत टाइम तक हम कॉपर को भी बाहर रखेंगे, तब वो कॉपर भी रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ऑक्सीजन के साथ जो मॉइस्ट एयर में प्रेजेंट होता है। तो वहाँ से क्या आ जाती है, कॉपर में जब जंग लगता है वो ग्रीन कोटिंग जैसे आ जाती है कॉपर पे, और उस ग्रीन कोटिंग को या ग्रीन मटेरियल को जो है मिक्सचर होता है किसका, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। देखिए कैसे बनेगा ये, क्या कहा मैंने, जब हमने कॉपर ऑब्जेक्ट को बहुत टाइम तक बाहर रखा और तब वो कॉपर रिएक्ट करता है किसके साथ, पानी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो बनाता है एक ग्रीन कोटिंग कॉपर ऑब्जेक्ट पे। और वो ग्रीन कोटिंग क्या होती है, मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। और Cu हम कॉपर लिखते हैं, H2O वाटर को लिखते हैं, CO2 जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं, O2 ऑक्सीजन को लिखते हैं। जब ये सारे मिलते हैं तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जो ग्रीन कोटिंग है इसी को हम क्या कहते हैं,
यानी इसका करोजन होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड करोजन ऑफ कॉपर। यानी वो फॉर्मेशन जब भी कॉपर ऑब्जेक्ट पे क्या आ जाएगी, ग्रीन कोटिंग आएगी, किसकी, कॉपर कार्बोनेट की और हाइड्रोक्साइड की, और कब, जब उसको हमने बाहर रखा, उसी को हम कहते हैं कॉपर का जंग लगना। अब खाली आयरन का रस्ट ब्राउन कलर होता है और कॉपर का रस्ट जो है ग्रीन कलर का होता है। लेकिन नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अभी तक जो मैं दिखा रहा था ये मेटल्स की रिएक्शंस थी, अब हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे। यानी नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब स्लाइड की ओर ध्यान दे दो, जब नॉन मेटल को देखते हैं, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर। देखिए अभी हम रिएक्शन दिखाएंगे, हम रिएक्शन किसके बारे में करेंगे, हम सल्फर को बर्न करेंगे, यानी सल्फर को जोड़ेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वहां से क्या बनेगा, एसिडिक ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। सो यहाँ पर हमने सल्फर लिया, सल्फर नॉन मेटल है, और इसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ा और वहां से क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर अगर हमने सल्फर डाइऑक्साइड को डिजोल्व किया वाटर में, तो वहां पे क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, यानी क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनेगा बेटा, सल्फ्यूरस एसिड। यानी जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड को डिजोल्व किया वाटर में, वहां पे हमें बना सल्फ्यूरस एसिड, यानी H2SO3। ये सल्फ्यूरस एसिड जो है ब्लू लिटमस से रेड हो जाएगा, यानी दिखाएगा इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज है। समझ आई बेटा बात, समझ आई बात। सो इसी तरीके से अब हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये पता चलेगा, अगर एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड बनाएगा देन एलिमेंट विल बी मेटल, अगर एलिमेंट ने एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा तो देन एलिमेंट इज ए नॉन मेटल। इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या, किस तरीके से, यानी ऑक्साइड्स ऑफ नेचर से हम चेक कर सकते हैं क्या एलिमेंट एसिडिक है कि एलिमेंट बेसिक है। अब हम रिएक्शन जो है वाटर के साथ देखेंगे। जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो वहां पे क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और जब भी हमारे पास इंटेंसिटी वाली रिएक्शन होती है, यानी इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन जो है मेटल की, ये सारी डिपेंड करती है किसमें, केमिकल रिएक्टिविटी में। कुछ मेटल्स जो है जल्दी रिएक्ट करते हैं कुछ कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं हॉट वाटर्स के साथ। लेकिन यहाँ पर अगर हमने सोडियम जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, जब हम सोडियम को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो हमारे पास क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या कहा मैंने ये कहा जब मेटल रिएक्ट होता है वाटर के साथ, वो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ पर हमने सोडियम यानी Na प्लस H2O क्या देगा हमें, गिव्स NaOH। NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। लेकिन सोडियम जो है वेरी रिएक्टिव मेटल है, और मगर यहाँ पर हमारे पास इसीलिए जो है सोडियम रिएक्टिव मेटल है, इट हमेशा ये रिएक्ट करता है किसके साथ, मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ या बाकी गैसेस के साथ। अगर इसीलिए आपको सोडियम मेटल को एक्सपोज करेंगे एयर में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्पॉइल हो जाएगा। इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए जब भी हमारे पास सोडियम मेटल को प्रिवेंट करना होता है, तो हम उस सोडियम मेटल को हमेशा किसके अंदर रखते हैं, कैरोसिन के अंदर। लेकिन साथ में नॉन मेटल्स जो है रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, यानी नॉन मेटल्स की कोई रिएक्शन नहीं है किन के साथ, वाटर के साथ। और उसके बाद मेटल्स की रिएक्शन किन के साथ, एसिड्स के साथ। यानी मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है रिएक्ट करते हैं किन के साथ, एसिड्स के साथ, तो बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या कहा मैंने, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है रिएक्ट करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, तो बनाते हैं
सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अगर हम देखेंगे मेटल को हमने एसिड के साथ मिलाया तो वहाँ पे बना सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सो मेटल में हमने ले लिया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम एसिड में हमने लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, और वहाँ पे हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, समझ आई बात। सो मेटल को एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन देता है। सो मेटल में मैंने लिया मैग्नीशियम और एसिड में ले लिया HCl, और वहाँ से बना हमारे पास सॉल्ट जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, और बना हाइड्रोजन गैस। और क्या बना बेटा, हाइड्रोजन गैस। और रिएक्शन जो मेटल्स की एसिड्स के साथ, ये इनको डेली इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस है हमारे पास। जैसे हमारे फूड स्टफ्स है, साइट्रस फ्रूट्स है या जूसेस है, जैसे ऑरेंज जूस है, पिकल्स है, कर्ड है, इनके अंदर एसिड्स होते हैं। यानी जब भी व्हेन फूड स्टफ्स कंटेनिंग एसिड्स आर कैप्ट इन आयरन, जब भी हम कोई भी फूड स्टफ जो है आयरन में रखते हैं या एल्युमिनियम में रखते हैं या कॉपर कंटेनर में रखते हैं, जो एसिड इनके अंदर होता है ये रिएक्ट करता है मेटल कंटेनर के साथ, तो क्या बना सकता है, टॉक्सिक सॉल्ट्स या पॉइजनस सॉल्ट्स। और ये टॉक्सिक सॉल्ट्स जो है हमें बीमार कर सकता है या हमारे हेल्थ को डैमेज कर सकता है। क्या कहा मैंने, वो भी साइट्रस फ्रूट्स जिनमें हमारे पास एसिड होगा, जब हम उनको आयरन में या एल्युमिनियम या कॉपर कंटेनर में रखते हैं तो वो एसिड जो प्रेजेंट होता है उस फूड स्टफ में, वो रिएक्ट करते हैं उस मेटल कंटेनर के साथ, तो बनाते हैं टॉक्सिक सॉल्ट यानी पॉइजनस सॉल्ट। और ये सॉल्ट जो है इंसान को बीमार कर सकता है और बीमार के बाद हमारे हेल्थ को डैमेज कर सकता है। इसीलिए आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर कंटेनर्स जो हैं हमें यूज़ नहीं करने चाहिए स्टोर करने के लिए एसिडिक फ्रूट जैसे साइट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज जूस, पिकल्स वगैरह। We cannot store lemon pickle in an aluminium vessel. This is because एसिड जो उसके अंदर प्रेजेंट है लेमन में, वो रिएक्ट करेगा मेटल एल्यूमिनियम के साथ, तो वहाँ पे जो है टॉक्सिक सॉल्ट बनेगा जिसकी वजह से इंसान बीमार हो सकता है। नॉन मेटल्स जो है, और उसके बाद नॉन मेटल्स लेकिन रिएक्ट नहीं करते हैं किन के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन जो है रिएक्शन विद बेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन जो है किसके साथ, बेसिस के साथ रिएक्शन करनी है। यानी कुछ मेटल्स जो है रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यानी मेटल प्लस बेस देगा हमारे पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे इस रिएक्शन में हमने क्या किया है, हमने यहाँ मेटल लिया है एल्युमिनियम, बेस ले ली है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, और उसने क्या दिया, NaAlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कहा मैंने, रिएक्शन विद बेसिस, यानी कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ मेटल मैंने लिया है एल्युमिनियम, बेस ली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये दो आपस में जब रिएक्ट हो गए तो मिला सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से जिंक मेटल भी जो है रिएक्ट होता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनाता है हाइड्रोजन गैस। सो एल्युमिनियम और जिंक जो है दो कॉमन मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्रोड्यूस करता है गैस। लेकिन हमारे पास कुछ नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और ये जो है आप आगे देखोगे। इसके बाद बेटा हमें नेक्स्ट जो है, अब हमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानना है। रिएक्टिविटी सीरीज किसको कहते हैं, देखो बेटा, कुछ मेटल्स जो है केमिकली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स जो है लेस रिएक्टिव होते हैं या अनरिएक्टिव होते हैं। तो उसके हिसाब से जब हम देखेंगे रिएक्शन के हिसाब से कौन कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, और उस हिसाब से मेटल्स को अरेंज किया गया है। सो उस अरेंजमेंट
को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या गो रिएक्टिविटी सीरीज? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज, यानी हमने अरेंज किया होता है मेटल्स को किसके हिसाब से, वर्टिकल कॉलम में डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो टॉप पे होता है, जैसे पोटेशियम है, और जो सबसे लोवेस्ट होता है वो सबसे नीचे होता है, यानी गोल्ड है। तो टॉप में हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, उसके बाद कौन है, सोडियम, उसके बाद कौन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरम, यानी हमारे पास आयरन, और उसके बाद बेटा टिन, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड। और जब ये रिएक्ट भी करते हैं आपस में, अगर रिएक्शन में हाई लो रिएक्टिव ने जगह रखी हो, ली होगी किसकी हाई रिएक्टिव की, वो उसको डिस्प्लेस करता है, वो उसको डिस्प्लेस करता है। जैसे मैं आपको समझाऊंगा बेटा, जैसे क्लास में आप होते हो, क्लास में पोजीशन एक को आती है, जैसे फर्स्ट पोजीशन है वो एक को आ गई, अगर उसको उसी हिसाब से रोल नंबर दे देंगे, हाउ मेनी विल बी हैविंग रोल नंबर 1, एक ही स्टूडेंट होगा रोल नंबर 1। तो मानो हमने रोल नंबर 1 के लिए फिक्स की है पहले बेंच पे जगह, अगर उस पे रोल नंबर 30 बैठा, क्या वो मानेगा उसको? नहीं, वो उसको डिस्प्लेस करेगा। वैसी रिएक्शन को जहाँ पर लो रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी आपस में रिएक्ट करेंगे, और उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, जब मोर रिएक्टिव मेटल हमने प्लेस किया होता है सॉल्ट सोल्यूशन में, और लेस रिएक्टिव मेटल भी होता है, तो वहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल जो है उसको बाहर निकालता है, और लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, यानी मोर रिएक्टिव मेटल उसको बोलता है मेरी जगह क्यों ले ली है, वो उसको बाहर फेंकता है। इस तरीके से अगर हमने पहली रिएक्शन आप देखोगे, यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्ट किया है, किसके साथ, कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्ट किया है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कॉपर और जिंक, यहाँ पे क्या किया है, ये जो है यहाँ पर कॉपर ने जिंक की जगह ले ली है, इसीलिए ये यहाँ इसको डिस्प्लेस करेगा। जहाँ पहले वाले में क्या था, CuSO4, यानी कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से, इसीलिए ये जिंक सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर वापस आ जाएगा। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट और आयरन को आपस में रिएक्शन होगी, और यहाँ पर आयरन रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये आयरन सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर। क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। या इसी तरीके से हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी आयरन सल्फेट और आयरन सल्फेट को जिंक के साथ, तो जिंक जो है उससे रिएक्टिव है, तो ये आयरन से, तो ये जिंक सल्फेट और आयरन बनाएगा यहाँ। यानी इस रिएक्शन में हमें यही पता चलता है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। समझ आई बेटा बात, समझ आई बात। सो अब जो हम बात करने जाएंगे, अब हम करेंगे बात मेटल्स के यूजेस के बारे में। सो मेटल्स जो है हम रोज़ाना अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेटल से हम नेल्स बनाते हैं, यानी कील बनाते हैं, स्क्रूज बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, बहुत सारे वाटर बॉयलर्स बनाते हैं या इलेक्ट्रिक वायर्स बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, कार्स बनते हैं, बसेस बनते हैं, ट्रेन्स बनते हैं, एरोप्लेन्स बनते हैं। ये सारे हमारे पास मेटल्स के यूज़ हैं। जैसे आयरन है, कॉपर है या एल्युमिनियम है, इसमें हम इनके बर्तन बनाते हैं या वाटर बॉडीज़ बनाते हैं, या हम इलेक्ट्रिक वायर्स में इस्तेमाल करते हैं, या बेटा चॉकलेट्स में हमारे पास कवरिंग हुई होती है जिसको हम एल्युमिनियम फॉइल्स कहते हैं, वो भी हमारे पास, या फूड आइटम्स को हम कहीं पे ज्वाइन करते हैं यानी बंद करते हैं, पैक करते हैं, वो भी हम एल्युमिनियम फॉइल होता है और उसको भी हम मेटल कहते हैं। या आयरन मेटल हम नेल्स बनाने में, स्क्रूज बनाने में, या नट बोल्ट्स बनाने में, पाइप्स बनाने में, या ब्रिजेस बनाने में, सारे जगहों पे ये हमारे पास क्या इस्तेमाल होते हैं,
यही मेटल्स। अब हम इसी तरीके से नॉन मेटल्स की भी यूजेस देखेंगे। सारे लिविंग थिंग्स जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इवन हम हैं, वो बने हुए हैं कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स के, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। और नॉन मेटल्स भी हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और ये हम यूज़ करते हैं, प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं ब्रीदिंग पर्पस के लिए। तो इसका मतलब ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को ऑक्सीजन सप्लाई बंद करेंगे, क्या वो ज़िंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। इवन दो ये अल्लाह ताला ने हमें नेचुरली रखा है। जब किसी इंसान को चेस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, वो इस नेचुरल ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं कर पाता है, तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है, तो उसके लिए उसको पैसे भी पे करने पड़ते हैं। सो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जो हमारे पास बर्निंग में भी इस्तेमाल होता है, यानी कोई भी चीज़ जलाने के लिए भी हमारे पास ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम में ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट जो है बेटा, नाइट्रोजन, ये भी नॉन मेटल है जो हमारे पास फर्टिलाइज़र्स बनाने में इस्तेमाल होता है, और फिर फर्टिलाइज़र से ही ग्रोथ जो है प्लांट्स की बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, नाइट्रोजन को हम फूड पैकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास जो भी इंस्टेड ऑफ एयर, उसमें हम क्या करते हैं, फूड पैकिंग में टाइट एयर, जैसे आपने चिप्स वगैरह में देखा होता है, उनको फूक भरा होता है, असल में उनको फ्रेश रखने के लिए वहाँ पर गैसेस का इस्तेमाल होता है। सो इसी तरीके से आयोडीन भी है नॉन मेटल विच इज़ यूज टू मेक पर्पल कलर सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो है आयोडीन भी नॉन मेटल है, जिसको अगर हमारे पास पर्पल कलर कोई सोल्यूशन बनाना होता है तो उसके लिए आयोडीन लगता है। या कभी पानी गंदा होता है तो उसमें हम क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीन भी नॉन मेटल है जो हमारे पास वाटर प्योरिफिकेशन में लगता है, और क्लोरीन के पास एबिलिटी है, ये जर्म्स को किल कर सकता है, और फिर हमारा पानी जो है उससे साफ रहता है। सल्फर और फास्फोरस भी नॉन मेटल्स हैं जो हमारे पास क्रैकर्स, फायर वर्कर्स में इस्तेमाल हो जाता है। या सल्फर हमारे पास हार्डनिंग ऑफ रबर में भी इस्तेमाल हो जाता है। या कार्बन हमारे पास नॉन मेटल है, वो एज ए फ्यूल हमारे पास यूज़ करते हैं, और फॉर्म्स ऑफ कार्बन जो यूज़ करते हैं फ्यूल में, जैसे चारकोल है, कोक है, कोल है, ये सारे हमारे पास यूजेस है किसके, नॉन मेटल्स के। सो इस चैप्टर में हमने किसके बारे में बात की, सबसे पहले मैंने इसमें आपको एलिमेंट सिखाया, एलिमेंट किसको कहते हैं, फिर मैंने आपको एटम के बारे में कहा, फिर मैंने आपको कहा टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, और उन एलिमेंट्स को हमने बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। फिर मैंने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बताई मेटल्स की क्या है, और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताई। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज सिखाई, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई, और उसके बाद मैंने यूजेस मेटल्स के बताए और नॉन मेटल्स के बताए। विद दिस ये चैप्टर जो है बेटा पूरा फिनिश हो गया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में और एक चैप्टर के साथ आपके साथ बात करूँगा। टिल देन फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।